हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बजे से आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का हमारा क्लास होता है और आज हमारा यह सेट दूसरा है। कल हमने सेट नंबर 1 को कवर किया था और इस सेट में टोटल 40 प्रश्न होते हैं, जैसे कि एनटीपीसी के सिलेबस में बताया गया है। 40 प्रश्न जीके जीएस और करंट अफेयर से, 30 प्रश्न रीजनिंग से और 30 प्रश्न जो हैं मैथ से होते हैं। टोटल 100 प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट आप लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए और इस सेशन को देखने के बाद कल वाला जो सेशन अगर आपने नहीं देखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो बताइए। 3 से 4 सेकंड में आप लोग आंसर दे दीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सोमाटोस्टैटिन। यह हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है, यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा, यह अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है और यह लैंगरहैंस की, आपको याद रखना है, यह जो है लैंगरहैंस की बात करें तो अल्फा या गामा कोशिका से, लैंगरहैंस की अल्फा या गामा कोशिका से यह स्रावित होता है और यह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले वृद्धि हार्मोन को जो है रोकता है। ध्यान रखिएगा। और लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न कि शुक्र के वातावरण में कौन से गैसों का जो है ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है? कौन सी गैस है जो ज़्यादातर मात्रा में शामिल है शुक्र के वातावरण में? तो सही आंसर बताइएगा। 2 से 3 सेकंड, ज़्यादा समय मत लीजिए लोग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 97% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और बात करें शुक्र का, तो शुक्र के पास एक भी अपना उपग्रह नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। शुक्र और बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिए। केंद्रीय बजट 2020-21 में कितने हवाई अड्डे बनाए जाने का ऐलान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने हवाई अड्डे बनाए जाने का ऐलान किया गया है बजट 2020-21 में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 हवाई अड्डे बनाए जाने का ऐलान किया गया है। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट, जिसको कि हिंदी में कहा जाएगा विशालकाय लाल धब्बे, विशालकाय लाल धब्बे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो स्पॉट है के रूप में जाना जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? जल्दी बताइएगा। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने जाने वाला तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, बृहस्पति से। इंपॉर्टेंट है। और यह जो एरिया है ग्रेट रेड स्पॉट का एरिया जो है यह धूल कण और ज्वालामुखी से भरा हुआ है और यह कहाँ है? बृहस्पति ग्रह पर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान देखिएगा। पीएच का आपको फुल फॉर्म पता है क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ, यहाँ मैं लिखता हूँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसकी खोज किसने किया था? पीएच स्केल की सोरेनसन ने किया था। और जो अम्ल वर्षा है उसका पीएच मान 5.5 या फिर उससे कम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए कि किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक बात तो यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रकाश की गति किसने मापा था? रोमर ने मापा था। और कब मापा था? तो ये मापा था 1676 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मक्का मस्जिद हैदराबाद, देखिए हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, खाली स्थान दिया गया है, यानी किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? देखिए किसके द्वारा संपूर्ण किया गया, यानी कि इसका निर्माण जो है किसी और ने करवाया था और इसका जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किसी और ने करवाया था। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, यह भारत में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। 1694 ईस्वी में, 1694 ईस्वी में जो है इसका निर्माण पूर्ण हुआ। किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। अगर बात करें तो 1617 ईस्वी में इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शुरू करवाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शुरू करवाया था और पूरा औरंगजेब ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाकिस्तान के संसद को दिया गया अस्थाई नाम क्या है? अस्थाई नाम पूछा जा रहा है।
तो पाकिस्तान के संसद का अस्थायी नाम क्या है, बताइए जल्दी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मजलिस शूरा। मजलिस शूरा। बात करें मजलिस, तो ये मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है। जातीय संसद जो है ये बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए, एक प्रश्न के साथ साथ हम लोग 3-4 प्रश्न भी कवर करते चल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 में बिहार का कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार का जो स्थान रहा है वो रहा है दूसरा, इसीलिए पूछा गया है बिहार, क्योंकि बिहार का स्थान दूसरा रहा है। बात करें पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर राजस्थान रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य मापा जाता है, यानी कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, बताइए। सही आंसर इसका क्या होगा। फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं सारे आंसर, ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यहीं सेल्सियस में पूछा जाता तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। 12 नंबर देखिएगा कि खाली स्थान है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। इनमें से कौन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और उसी पैटर्न पर मैंने जो भी प्रश्न बनाया है उसी पैटर्न पर बनाया है। CDM का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ देखिए, आप यहाँ जो मशीन है ना, कैश डिपॉजिट मशीन, इसको आप मैकेनिज्म बना लीजिए। ठीक है, मैकेनिज्म एक बना लीजिए, कैश डिपॉजिट मैकेनिज्म। तो CDM का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए। चारों ऑप्शन को जल्दी जल्दी पढ़िए। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है डी जनरेशन। ठीक है, यहाँ डी जनरेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने एक जगह इंग्लिश में लिख दिया है और एक जगह हिंदी में लिख दिया है। तो CDM का फुल फॉर्म होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और एक और इसका फुल फॉर्म होता है जो कि ऑप्शन डी में है, कैश डिपॉजिट मशीन। ठीक है, दोनों इसका जो है फुल फॉर्म होता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान अभिनीत खाली स्थान है को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा संविधान संशोधन है जो मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो देखिए, ये है 42वां संविधान संशोधन और ये हुआ था 1976 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आज का, ठीक है, आज का ICC है, उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो ये पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का बताइएगा। सही आंसर होगा इसका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की सूची में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर कौन सा देश है, बताइए। सबसे ऊपर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन सा देश है। तो सबसे पहले जानिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और टोटल 156 देशों की सूची में जो है फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वो 144वां है। भारत का भी स्थान ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो किस शहर को जो है मोतियों का शहर कहा जाता है, बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। और हैदराबाद को जो है निजाम का शहर भी कहा जाता है, हैदराबाद को निजाम का शहर भी कहा जाता है और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए खाली स्थान है का प्रयोग किया जाता है जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। सही आंसर क्या होगा इसका।
सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कैडमियम की छड़ है। ठीक है, कैडमियम की छड़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। 20 नंबर देखिए, किस शहर को पाक कला के विकास के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सदस्य के रूप में नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। बताइए, किस शहर को किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित पाक कला के लिए? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है, हैदराबाद। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने दिसंबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक के करंट अफेयर को हमने कवर किया है। उसी में मैंने इन सारे प्रश्नों को कवर करवाया था। अगर आपने देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम जिसमें किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या कहा जाता है? बताइए, उसको क्या कहा जाता है? और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ये कहा जाता है एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, ये काट दीजिए, आयोजन कहाँ किया जाएगा? 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रश्न को थोड़ा सा इसमें संशोधित कर लीजिए। सिर्फ प्रश्न है कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, बताइए कहाँ किया जाएगा? तो 12वां जो है ये कहाँ होगा? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। याद रखिएगा। अगर बात करें कि 11वां कहाँ हुआ था, तो 11वां जो हुआ था ये ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ था। बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ब्रिक्स को जो है इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? फाउंडेशन इसका 2006 में है और फॉर्मेशन जो है वो 2009 में है। 2009 में इसको जो है सिर्फ ब्रिक नाम से जाना जाता था, BRIC, जिसमें कि कौन कौन से देश थे? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में ब्रिक्स में आके मिलता है और तब इसका अब नाम क्या हो जाता है? ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, इसका नाम हो गया ब्रिक्स, जब दक्षिण अफ्रीका आके 2010 में इसमें शामिल होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे? बताइएगा, सही आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, मोरारजी देसाई ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे? महाराष्ट्र प्रांत के, याद रखिएगा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जो थे ये उत्तर प्रदेश के थे। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि VP सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इंदिरा गांधी किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, यहाँ है बताना है कि किस राज्य में है और किस जिले में है। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो कि पल्लव राजाओं के द्वारा स्थापित किया गया था, यह जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी थे? तो देखिए, असेंबली बम कांड, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के आरोप में विरोध में 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। इन लोगों का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इसमें जो थे मुख्य आरोपी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के साथ जुड़ी हुई है? तो हॉकी से कौन सा इसमें से शब्द संबंधित है? बताइए, सही आंसर क्या होगा? तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ध्यान रखिएगा। और फेस ऑफ जो है ये हॉकी से संबंधित है। 27 नंबर देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून खाली स्थान है में उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, इंपॉर्टेंट है।
तो ये उत्पन्न कहाँ होता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून जो है जून में शुरू होता है और सितंबर में समाप्त हो जाता है, और ये कहाँ उत्पन्न होता है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए COP25 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो COP25 का आयोजन जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, और COP26 का आयोजन जो होगा ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि ऑटोन वैन ल्यूवेनहॉक डैश की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने, सबसे पहले जानेगा, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का भी खोज किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज इवानोस्की ने किया था। अगर बात करें कि ऑटोन ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज किया था, तो माइक्रोस्कोप का खोज किया था, याद रखिएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप का पहली बार इन्होंने व्यावहारिक सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर कि खाली स्थान है जिसको अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगी का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। तो ये कौन सा उपकरण है? ये बताइए, सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोकन्वल्स थेरेपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर की खाली स्थान है इलेक्ट्रॉनिक समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। परमाणु अणु आयन होते हैं। तो देखिए आइसोट्रॉनिक जो है ये समान संख्या वाले परमाणु अणु और आयन होते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और बात करें कि आइसोटोन, आइसोटोन को हिंदी में क्या कहा जाएगा? आइसोटोन को हिंदी में कहा जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम, यहाँ मैं लिखता हूँ सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता क्या है? तो वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। परमाणु संख्या भी भिन्न होगा और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न होगा, लेकिन नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो बराबर होगी। उसको जो कहा जाता है आइसोटोन्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोन्स कहा जाता है। अंग्रेजी में यहाँ सौ लगा लीजिए, या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अगर बात करें आइसोटोप का, तो आइसोटोप को हिंदी में क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। और समस्थानिक का मतलब होता है क्या है? समस्थानिक का मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग रहेगा। ठीक है, और संभारिक यानी कि आइसोबार। ठीक है, आइसोबार हिंदी में संभारिक कहा जाता है। उसमें क्या होगा? परमाणु संख्या भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या जो है समान होगा। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कि कौन सा देश WHO द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? विश्व का पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है पाकिस्तान, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम स्टेट कौन सा राज्य रहा था? तो थीम राज्य कौन सा राज्य रहा था? ये रहा था हिमाचल प्रदेश। 34 नंबर देखिएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा कि किन दो शहरों के बीच पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? पहले इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है मुंबई और पुणे के बीच में, पहली है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ उसका मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? रायसीना डायलॉग कब हुआ था? 14 से 16 जनवरी 2020 को, और इसका मुख्य जो विषय था वो था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज मैडम कामा ने कहाँ फहराया था? तो इन्होंने फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और ध्यान रखिएगा मैडम कामा को भारतीय स्वतंत्रता की माता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर की 1922 के गया अधिवेशन में नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे
चितरंजन दास, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको क्रम से याद रखना है। पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब यहाँ से शुरू कीजिए 0 से, और 1 का 0 1 का आप ट्रेन बनाइए, 0 1 1 2 2 3। ठीक है, तो पहला कहाँ हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, दूसरा 31 में, और तीसरा 1932 में हुआ था। 1932 पूछा गया है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट में देकर बताना है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हमारा जो सेशन है कंप्लीट हो गया है। अब यहीं से वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और यहीं से इसको शेयर भी फटाफट कर दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।